हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नेम है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, दिस वन इज द थर्मोडायनेमिक्स, आपका रहेगा चैप्टर नंबर 6। अब फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आती है कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स। ओके, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है, अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो दिस वन इज थर्मो एंड सेकंड है आपके पास डायनेमिक। दो वर्ड से मिलकर बना है। थर्मो की मीनिंग क्या रहता है हमारे पास? एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। एनर्जी अलग अलग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक केमिकल एनर्जी, लाइक हीट एनर्जी, लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, और डायनेमिक का मीनिंग क्या रहता है? मोशन। ओके, तो मीन्स थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या निकला? मोशन ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो डायनेमिक मीनिंग क्या रहता है इसका? मोशन। मोशन। ओके, तो मीन्स एनर्जी जब भी मूव करती है, एनर्जी वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करती है, या फिर एनर्जी वन फॉर्म से अदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ओके, या फिर लाइक वाटर टर्बाइंस, जिसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर है, वो आपकी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ द एटम्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम इसी कन्वर्जन को स्टडी करते हैं कि एनर्जी के फॉर्म जो है वो वन फॉर्म टू अदर फॉर्म किस टाइप से कन्वर्ट होते हैं, कौन कौन से रूल्स इसके अंदर लगते हैं। ओके, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है जब वन फॉर्म टू अदर फॉर्म एनर्जी ट्रांसफर होगी या कन्वर्ट होगी, तो क्या कौन कौन से फैक्टर इसको डिटरमाइन करेंगे। ओके, कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ऑटोमेटिकली प्रोसीड होगी, तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स होंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो चलिए थर्मोडायनेमिक्स में जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, वो देख लेते हैं हम लोग। सम इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स टर्म जो इस लेक्चर को या इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टडी करने में यूज होंगे। तो फर्स्ट थिंग है आपके पास सिस्टम एंड सेकंड इज द सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर सिस्टम आपका एक पर्टिकुलरी एरिया है, जिस एरिया के अंदर जितने भी केमिकल सब्सटेंस है या जितने भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है उसकी हमें स्टडी करनी है। उस एरिया के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं उसकी स्टडी करनी है। और उस एरिया के अलावा जो भी आपके पास सराउंडिंग एरिया है उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। एरिया के अलावा जो भी एरिया बचेगा उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यूनिवर्स का इतना पार्ट स्टडी के लिए सेलेक्ट किया, यूनिवर्स का जो मैंने अभी ये पार्ट मैंने बनाया है, इसको मैंने स्टडी के लिए सिलेक्ट किया है। तो इस पार्ट के अलावा जो भी अदर पार्ट है बाहर की साइड में, वो सारा क्या करेगा? आपका सराउंडिंग। ओके, तो यूनिवर्स टू पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। एक आपका सिस्टम जिसको हम स्टडी के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और सिस्टम के अलावा जो भी एरिया है वो रहेगा आपका सराउंडिंग्स। सराउंडिंग और सिस्टम आपस में बाउंड्री लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये जो लाइन है ये आपकी रहेगी बाउंड्री। क्या रहेगी? आपकी बाउंड्री। बाउंड्री लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कंस्टिट्यूट द सराउंडिंग। ओके, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन हमें सी करने हैं, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन हमें देखने हैं, जिसकी स्टडी करने हैं, वही आपका सिस्टम रहेगा, और बाकी का पार्ट सराउंडिंग। तो मींस यूनिवर्स दो भाग के अंदर डिवाइड हो गया, एक सिस्टम और एक है सराउंडिंग। अदर टर्मिनोलॉजी इसके अंदर है। अब है आपके पास टाइप ऑफ सिस्टम। देखिए, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में टू थिंग्स का एक्सचेंज परफॉर्म होता है। वो कौन से टू थिंग्स है मैं जस्ट आपको बता दूं। फर्स्ट वन है आपका हीट एंड सेकंड वन है आपके पास मैटर। मैटर में मास आ गया आपका मैटर। हीट को रिप्रेजेंट करते क्यू से, मैटर को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल से या स्मॉल एन से। ओके, या फिर मास को एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए होगा क्या कि इस टाइप ऑफ सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के मेनली होते हैं। फर्स्ट ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर।
अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या सर समझाना चाहते हैं। एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं तो पता चलेगा आपको। जस्ट 1 मिनट। लाइक अभी पता चल जाएगा इसमें भी आपको। सॉरी, ओके तो हमें टाइप ऑफ सिस्टम की स्टडी करनी है। तो मैं आपके पास 3 ऑब्जेक्ट लेता हूं, लाइक 3 कप ऑफ टी हमारे पास है। ये फर्स्ट कप ऑफ टी, दिस वन इज द सेकंड कप ऑफ टी एंड दिस वन इज द थर्ड कप ऑफ टी। हमने क्या, फर्स्ट कप ऑफ टी के अंदर जो हमारे पास टी मटेरियल है उसको हमने ओपन कंडीशन में रखा है। टी हॉट कंडीशन में, तो डेफिनेटली क्या होगा, टी में जो भी लिक्विड है वो वेपराइज होके ऊपर की ओर आपका इन्वायरमेंट के अंदर या सराउंडिंग के अंदर एक्सपेंड होगा, मिलेगा। सेकंड जो हमारे पास कप ऑफ टी, हमने क्या किया, उसके ऊपर एक लीड से उसे क्लोज कर दिया। हमने क्या लिया, उसके ऊपर एक लीड लगा दी, लीड। तो इससे क्या हुआ कि जो भी इसके अंदर लिक्विड है वो आपका इस सिस्टम से बाहर नहीं जा पाया, सिस्टम से बाहर नहीं जा पाएगा, वापस से लीड से टकरा के वापस नीचे ही आ जाएगा। और थर्ड सिस्टम को हमने क्या किया, इंक्लोज किया है एक अदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि ना तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट एंड कप ऑफ टी के बीच में गैप है जिसके बीच में एयर फिल है या इंसुलेटेड मटेरियल फिल रहता है। लाइक ये थर्मस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, थर्मोस की तरह काम करेगा। थर्मस की तरह ये आपका वर्क कर रहा है। तो होगा क्या कि जो सिस्टम आपका ओपन है उसमें आपका जो मैटर है वो भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है, मैटर भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है, प्लस हीट जो है वो आपके जो कप की वॉल है उसके थ्रू सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है। धीरे धीरे हीट जो है वो सराउंडिंग के टच में आने से वो हीट सराउंडिंग को दे रहा है, गिव अप कर रहा है। इसी से जो हीट का आपके टी का जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली धीरे धीरे हीट को अपने सराउंडिंग में गिव अप करता है। ओके, तो यहां पे हम कहेंगे कि हीट प्लस मैटर दोनों एक्सचेंज कंडीशन में क्या है, एक्सचेंज कंडीशन में प्रेजेंट है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। बट सेकंड वाले कंडीशन में अब चूंकि यहाँ पे हमने लीड का यूज किया है तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, बट हीट जो है वो सराउंडिंग ऑफ द वॉल से सिस्टम एंड सराउंडिंग की जो बाउंड्री लाइन है वहां से वो एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है। तो ये सिस्टम कहलाएगा क्लोज सिस्टम। और जो थर्ड सिस्टम यहाँ पे है इसमें क्या है, ना तो आपका मैटर इस पूरे पर्टिकुलर सिस्टम से बाहर जा रहा है, ना तो आपका मैटर पर्टिकुलर सिस्टम से बाहर जा रहा है, ना ही एनर्जी पर्टिकुलर सिस्टम से सराउंडिंग को मिल रही है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहेंगे आइसोथर्मल सिस्टम। क्या कहेंगे, आइसोथर्मल सिस्टम। तो बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर हमारे जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोथर्मल। तो इसी की स्टडी हमें करनी रहती है। चलिए अब देख लेते हैं जस्ट हमारे पास। वापस हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। ओपन सिस्टम, इन दिस सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी मींस हीट हो गई आपकी, एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। हमने जस्ट टी ऑफ कप का एग्जांपल लेके समझ लिया। क्लोज सिस्टम मींस इन दिस सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। एंड आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा,
In this system there is no exchange of matter as well as energy between system and surrounding. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक हमें स्टडी करना रहता है वो है हमारे पास स्टेट ऑफ दिस सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कुछ स्टेट रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं उसके स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो वही स्टेट हमारे करेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम, और इनके वैल्यूज के अंदर अगर इनके वैल्यूज अगर किसी पर्टिकुलर वन फंक्शन को वेराई करने पे सारे फंक्शन वेराई होते हैं तो इसे कहेंगे स्टेट वेरिएबल। ओके, देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टी है? लाइक वेराइबल, लाइक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं और ये वेराई भी करता है। लाइक वॉल्यूम एंड लाइक टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन, बिकॉज जो इसकी वैल्यू है वो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसी टाइप से टू आपके पास फंक्शन रहते हैं, एक स्टेट फंक्शन, एक पाथ फंक्शन। State function are those which who are dependent on the initial state and final state, and path function are those who are dependent on the path followed by the system followed by the process. Okay, because their value depends only on state of the system, not on how it is reached. The state of a system is specified by state function or state variable. अब हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक मींस बड़ी मात्रा में कोई प्रॉपर्टी आपकी प्रेजेंट है। इफ अ सिस्टम कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज इट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ज्यादा मात्रा में आपके पास अगर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगी वो भी आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। हम इस प्रॉपर्टीज को टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मेनली बहुत इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो दीज आर टू टाइप, फर्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सेकंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, दे डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन सिस्टम, लाइक एग्जांपल मास, वॉल्यूम, हिट, कैपेसिटी एटसेट्रा। इसके साथ में ये भी लिख सकते हो इंटरनल एनर्जी U, एंथैल्पी H, गिब्स एनर्जी G एटसेट्रा। ये सारे भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग ओनली नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। ये कितनी मात्रा में सब्सटेंस प्रेजेंट है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट क्या नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड लाइक आइस आपका डिफरेंट होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल वो आपका डिफरेंट होता है ना। तो वो नेचर अलग है, वाटर का नेचर अलग है, ऑयल का नेचर अलग है, इसलिए दोनों के मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये इसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कितनी मात्रा में अमाउंट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, नहीं, ऐसा कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, ये सारे क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मींस कोई एक केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहा है या केमिकल प्रोसेस ऑकर हो रहा है, तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कांस्टेंट रह रहे हैं, कौन कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आपके वेराई कर रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, उसके बेस्ड के ऊपर हम थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। ये टोटली 5 टाइप की रहती है। फॉर एग्जांपल इसके कुछ नेम है और नेम के अकॉर्डिंग इनके अंदर एक वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रहता है। These are said to occur when system change from one state to other state. For example, isothermal process means कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है और उस पूरे ही प्रोसेस के दौरान अगर उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं होता, तो हम कहेंगे वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस occurs when temperature remains constant थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। मींस T अगर आपका कांस्टेंट है
तो बताओ डेल्टा टी क्या रहेगा, टी के अंदर कोई चेंजेस होगा नहीं, मींस जीरो रहेगा। इसी टाइप से एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आपका हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट लॉस वो आपका रहेगा जीरो, मींस एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कंटेंट कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक प्रोसेस ऑकर व्हेन नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, मींस Q की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। Q की वैल्यू जो इनिशियल थी वही फाइनल में रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मींस डेल्टा Q के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, मींस जीरो। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हमें देखना है नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, देखो यहाँ पे नेम से पता चलेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर थ्रू आउट द प्रोसेस आपका वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। ओके, ऑकर व्हेन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, मींस V अगर आपका कांस्टेंट है, V अगर आपका कांस्टेंट है तो बताओ डेल्टा V कितना होगा, जीरो होगा। ओके, इसी टाइप से आइसोबेरिक प्रोसेस मींस थ्रू आउट द प्रोसेस आपका प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, मींस अगर आपका P कांस्टेंट है, P अगर आपका कांस्टेंट है तो बताओ डेल्टा P कितना होगा, डेल्टा P अगर मैं बात करूं तो वो भी आपका जीरो रहेगा। इसी टाइप से जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई सिस्टम A से स्टार्ट करता है और घूम फिर के बहुत से मल्टीपल स्टेप के अंदर घूम फिर के वापस A पे पहुंच जाता है, मींस स्टार्टेड फ्रॉम A एंड रीच्ड टू A। इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। लाइक the process in which a system proceed via many intermediate step and return to its initial step, यानी A से इसने स्टार्ट किया, B में पहुंचा, फिर ये C बना, फिर D आया और D से वापस ये A के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये है कि the process in which system proceed via many intermediate step and return to its initial step। तो इस पूरे ही कंडीशन में इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कितना होगा, जीरो, एज वेल एज एंथैल्पी के अंदर चेंज कितना होगा, जीरो आपको देखने को मिलेगा। अब है आपके पास थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। किसी सिस्टम, आपके पास कोई सिस्टम है तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग थर्मोडायनेमिक टर्म्स होंगे, लाइक प्रेशर, इससे हमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये हो गए आपके स्टेट वेरिएबल्स हो गए या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हो गए। इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक के अंदर वो रहेंगे आपके पास थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, लाइक हीट, लाइक वर्क, लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा। तो इन सभी की हमें स्टडी करनी होती है। तो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में सबसे पहले कौन आएगा, इंटरनल एनर्जी, उसे रिप्रेजेंट करते हैं U से या फिर E से। फिर आपके पास आता है हीट Q या फिर वर्क W। फिर आपके पास आएगा हीट कैपेसिटी C। देन आफ्टर आपके पास क्या रहेगा, देन आफ्टर आपके पास रहेगा हीट कैपेसिटी C के बाद आप पढ़ोगे एंथैल्पी H के बारे में, देन एंट्रोपी S के बारे में, देन गिब्स फ्री एनर्जी G के बारे में। ओके, तो आज का जो टॉपिक, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे इंटरनल एनर्जी को, हिट को एंड वर्क को। ओके, एंड देन आफ्टर हम इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। ओके, देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम होंगे, उस मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितनी सारी एनर्जीज का सम है वही उसकी इंटरनल एनर्जी है। मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, लाइक उसकी रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी एक्सेट्रा। ओके, इन सभी, या फिर काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा, इन सभी एनर्जीज का जो सम है वही उस सिस्टम का क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ओके, the energy stored within a substance is called its internal energy. It is represented by capital U or capital E. It is the sum of different type of energies associated with atom and molecule. तो atom और molecule के साथ कौन कौन सी एनर्जी एसोसिएट हो सकती है, लाइक ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक स्टेशनरी एनर्जी एक्सेट्रा। ओके, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी अगर आपको फाइंड करना है तो वो हमारे पास रहता है डेल्टा यू। डेल्टा वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम में चेंज हो रहा है। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम में चेंज हो रहा है। दिस वन इज डेल्टा यू, ये केमिस्ट्री का डेल्टा है, मींस चेंज, डेल्टा यू। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा
कि फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट के अंदर इंटरनल एनर्जी, अगर हमें पता है तो हम दोनों का डिफरेंशिएट फाइंड आउट कर सकते हैं। U2 माइनस U1 मीन्स U2 मीन्स फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी माइनस U1 मीन्स इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द U फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, बट डेल्टा U फाइंड करना हमारे लिए इजी रहता है। किसी रिएक्शन के अंदर डेल्टा U की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डेल्टा U किसके इक्वल बराबर होगा वो देखते हैं हम लोग। अब जो डेल्टा U है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चेंजेस व्हेन, कब इसके अंदर चेंज होगा, U के अंदर चेंज कब होगा, जब हम इसके अंदर हीट ऐड करें या हीट आउट करें, तब इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होगा। तो हीट पासेस इन और आउट ऑफ द सिस्टम। हीट क्या रहता है, ये है आपका मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये क्या है, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क, हीट रहता है आपका Q से रिप्रेजेंट है और वर्क आपका रिप्रेजेंट है W से। ये दोनों ही क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ये आपके रहते हैं, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करो या सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करें, तब भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो वर्क इज डन ऑन और बाय दिस सिस्टम, तब भी आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और थर्ड पोर्शन है, जब मैटर सराउंडिंग से सिस्टम में एंट्री करे या मैटर सिस्टम टू सराउंडिंग के अंदर ऐड हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि आपकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो ये 3 क्राइटेरिया है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। हीट पास इन और आउट ऑफ द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड मैटर एंटर इन द सिस्टम और मैटर लीव द सिस्टम। ये 3 चीज। इट इज स्टेट फंक्शन एंड इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मीन्स ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डेल्टा U इज अ नेगेटिव इफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड, मीन्स अगर रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर रिएक्शन के अंदर या किसी प्रोसेस में जो आपका सिस्टम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उस कंडीशन में डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अकॉर्डिंग टू दिस साइन हम ये बोल सकते हैं कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगर आपकी नेगेटिव साइन आ रहा है डेल्टा U का, तो हम कहेंगे कि एनर्जी रिलीज हुई एटमॉस्फेयर के अंदर या सराउंडिंग के अंदर, मींस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर वही साइन आपका पॉजिटिव आ रहा है, मींस एनर्जी उसने गेन की है, मींस वो एंडोथर्मिक टाइप का एक रिएक्शन है। तो डेल्टा U इज द नेगेटिव इफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड एंड डेल्टा U इज द पॉजिटिव इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एट T केल्विन इज डिटरमाइंड बाय 3/2 RT। ओके, मोनो एटॉमिक मींस जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट हो, लाइक ऑर्गन, लाइक नियॉन, लाइक हीलियम, लाइक क्रिप्टॉन एटसेट्रा गैस जो सिर्फ सिंगल एटम से मिलकर बनी होती है, उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी होती है, 3/2 RT। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किसके फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखो इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। डेल्टा U क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी। क्यों रहेगी वो अभी आगे हम देखेंगे कि डेल्टा U की वैल्यू किसके बराबर है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि डेल्टा U जो रहता है वो रहता है आपका Q रिवर्सिबल माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो Q रिवर्सिबल माइनस W के कारण होता है, और ये जो W है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, P डेल्टा V के ऊपर। तो इसी कारण आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब हमें पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है, इंटरनल एनर्जी हमने देख ली। अब हम देखेंगे वर्क एंड देन आफ्टर हम देखेंगे हीट। वर्क क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्क इन ए थर्मोडायनेमिक। वर्क क्या रहता है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन थर्मोडायनेमिक्स। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ओके, यानी किसी सिस्टम में की इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, या फिर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर सकता है। नेक्स्ट,
देयर आर टू टाइप ऑफ द वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट वर्क रहता है आपका इलेक्ट्रिक वर्क, सेकंड आपका है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क एट प्रेजेंट टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला रहता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क का फॉर्मूला रहता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन दी वॉल्यूम। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क किसके लिए मेजरेबल होगा? अगर आपके रिएक्शन के अंदर गैसेस प्रोडक्ट है तो उसके लिए मेजरेबल है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज वहां पे आपको एक मेजरेबल कंडीशन में दिखाई देगा। अगर वहां पे अगर आपके प्रोसेस के अंदर लिक्विड है और कोई प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट में गैस फॉर्म नहीं हो रहा, तो वहां पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क आपका नेग्लिजिबल होगा या लो अमाउंट के अंदर होगा। ओके, डेल्टा V क्या है यहाँ पे? V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल, और P एक्सटर्नल फोर्स है जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हुआ। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम अगर रहता है, यानी कि सिस्टम के ऊपर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वो रहेगा आपका पॉजिटिव, वाइल वर्क डन बाय द सिस्टम अगर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा, मीन्स कुछ ना कुछ वो एनर्जी वर्क करने के लिए कंज्यूम कर रहा है, मीन्स ये रहेगा आपका नेगेटिव, सिस्टम में से एनर्जी बाहर जा रही है। और अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मीन्स उसके अंदर एनर्जी को दे रहा है, इसलिए सिस्टम में एनर्जी इंक्रीज होगी। इसको समझने के लिए हमारे पास रहता है एक पिस्टन का हम एग्जांपल लेते हैं कि लाइक एक सिलेंडर के अंदर, दिस सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या रहता है? एक पिस्टन है और इस सिलेंडर के अंदर आइडल गैस फिल है। ओके, इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, प्रेशर इसका P1 एंड टेम्परेचर इसका T1। अगर आप एक्सटर्नली फोर्स लगा के या एक्सटर्नली फोर्स लगाओगे ऊपर से, तो क्या हो रहा है कि आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पिस्टन हो सकता है इस बार जो पिस्टन है आपका वो नीचे की ओर मूव करे। ओके, उस कंडीशन में जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो काफी क्लोजली अरेंज्ड हो गए। इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम क्या हो गया? V2, प्रेशर क्या हो गया? P2, और डेफिनेटली T के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम सिस्टम P2 जो है वो ग्रेटर देन होगा P1 से। क्यों? क्योंकि P2 में आपने प्रेशराइज किया है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा उस कंडीशन में। ओके, V2 वॉल्यूम भी आपका कम हो रहा है, टेम्परेचर हो सकता है, अगर आप किसी सिस्टम को कंप्रेस करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, तो इसी टाइप से ये हम बताना चाह रहे हैं कि इसे कहते हैं एक्सपेंशन वर्क या कंप्रेशन वर्क इन द सिलेंडर, गैस सिलेंडर। एक्सपेंशन वर्क एंड कंप्रेशन वर्क इन द गैस सिलेंडर, उसी से ये फॉर्मूला आता है कि W इक्वल्स टू माइनस P प्रेशर इंटू डेल्टा V। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है और इसको डिराइव करते हैं, लेकिन वो डेरिवेशन हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, हमें सिर्फ अपना रिजल्ट चाहिए कि W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अगर आप ये जो एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन है, मीन्स हमारे पास ये कह सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस, इस कंडीशन में फ्रिक्शन लेस हमने पिस्टन यूज किया है और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में P एक्सटर्नल 0 रहेगा और W की वैल्यू क्या आएगी पूछा जाता है। इन दी फ्री एक्सपेंशन द वर्क इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अब है हमारे पास हीट। सेकेंड क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी वो रहती है आपके पास हीट के बारे में हमें स्टडी करनी है। हीट क्या है? इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज या एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। एंड हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? हाई अमाउंट ऑफ हीट टू लो अमाउंट ऑफ हीट की ओर ट्रांसफर होगी। तो मीन्स जो आपका हीट है उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं? उस सिस्टम के टेम्परेचर से। अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उसके अंदर हीट ज्यादा है। अगर किसी सिस्टम की हीट या टेम्परेचर लो है तो हम एज्यूम करते हैं कि उसकी हीट कंटेंट भी लो है। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम। अगर हीट आपकी
सिस्टम के थ्रू दी जाए तो देन आफ्टर आपके पास Q की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। Q की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, एंड द हिट इज गिवन टू द सिस्टम, तो उस कंडीशन में Q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर सिस्टम के अंदर हिट दे रहे हो तो पॉजिटिव, और सिस्टम से बाहर हिट दे रहे हो या सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग को हिट दे रहे हो तो Q की वैल्यू नेगेटिव जाएगी। तो यही था, ये लाइन यहाँ पे खत्म होगी। व्हेन द हिट इज गिवन बाय द सिस्टम इट इज गिवन नेगेटिव साइन, it is given negative sign, and when hit is absorbed by the system it is given positive sign. Work and hit are not state function, ये state function नहीं है, these are a path function। इसको ऊपर अंडरलाइन कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस अराइज होता है। Work and hit are not state function, it is a path function, it is path function, path function। ओके, तो अब है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के ऊपर हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया, तो यहां पे भी देख लेते हैं व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये रिलेटेड रहता है आपका इंटरनल एनर्जी से। ओके, तो क्या है इसका स्टेटमेंट, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यही आपका फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ है कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में मीन्स क्या है, वो ना तो हीट एक्सचेंज कर रहा है ना ही मैटर एक्सचेंज कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। या फिर हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, also it may be converted from one form to another form, यानी one form of energy to another form of energy के अंदर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक यूजिंग जनरेटर और यूजिंग डीजल इंजन और यूजिंग पेट्रोल इंजन। ओके, मैथमेटिकली हम इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू उसके द्वारा गेन की गई हिट या फिर लॉस की गई हिट के बराबर होगी, प्लस उस सिस्टम के द्वारा डूइंग वर्क या सिस्टम पे जो भी वर्क किया जाता है उसके सम के बराबर होगा। ओके, तो मीन्स Q एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड W वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जो भी आएगा वो कहां पे यूज होगा, उसके द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब करने में या फिर वर्क डन करने में। सिस्टम के ऊपर अगर किसी ने वर्क किया है तो उसके कारण ही उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हो सकता है, या फिर सिस्टम ने हिट को गेन किया है, सिस्टम ने हिट को एब्जॉर्ब किया है, तो जाके उसके इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल है मींस टी आपका क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। वॉल द प्रोसेस यानी पूरे प्रोसेस में टी आपका रह रहा है कांस्टेंट, तो डेल्टा टी भी क्या रहेगा आपका, जीरो रहने वाला है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मुझे पता है कि Q की वैल्यू किसके बराबर होती है, -W के बराबर होती है, और -W रहेगा आपका P एक्सटर्नल V2 - V1। मींस ओवरऑल हम कहते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो वहां पे चेंज इन द इंटरनल एनर्जी वो क्या रहता है, आपको जीरो रहता है। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 Q की वैल्यू क्या आएगी, Q इक्वल्स टू -W, एंड उस कंडीशन में ये वैल्यू रहेगी nRT ln ऑफ V2 अपॉन V1। ये ln क्या है, ln रहता है आपका log एट बेस E। log एट बेस E को हम बोलते हैं ln भी कहते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, ln। ओके, तो Q एंड ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोल्स। ओके, तो nRT
ln ऑफ V2 अपॉन V1। तो जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट है वो इस स्टेप को इजीली समझ पाएंगे। बायो वालों के लिए ये नया वर्ड होगा ln एंड लॉग। तो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी होती है जो कि फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ से रिलेटेड है। Q इक्वल्स टू माइनस W किस कंडीशन में? आइसोथर्मल कंडीशन में, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम, ओके, फॉर फ्री एक्सपेंशन यस, अगर हम वैक्यूम के अंदर किसी गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है वो वैक्यूम में जीरो होता है, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ओके, तो डेल्टा यू आपके पास रहेगा जीरो, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम वो भी जीरो रहेगा, और हिट एब्जॉर्ब और हिट लॉस वो भी आपका जीरो रहेगा। मींस ओवरऑल सारी क्वांटिटी आपकी जीरो रहने वाली है इन द वैक्यूम के अंदर, इन द वैक्यूम। फोर्थ पॉइंट, सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओके, फॉर ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस डेल्टा यू हमेशा क्या रहेगा? सभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के अंदर कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो नहीं रहा, तो उस कंडीशन में जो एब्जॉर्बेड हीट है या जो लूज हीट है वो जीरो रहेगी, और वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो टोटल डेल्टा यू क्या आएगा? आपके पास जीरो आने वाला है। फॉर एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज में Q की वैल्यू जीरो रहती है। Q क्या रहता है? जीरो। देयरफॉर जो आपका इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो किसके बराबर होगा? ओनली वर्क के बराबर होगा, वर्क इन एडियाबैटिक सिस्टम, डेल्टा यू इक्वल्स टू WAD। और फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा V आपका रहा जीरो, तो उस कंडीशन में वर्क का जो फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, इस वॉल्यूम इस फॉर्मूले के अंदर अगर डेल्टा V अगर आप जीरो पुट करोगे तो P इंटू जीरो क्या आएगा? जीरो। मीन्स वर्क की वैल्यू आ गई जीरो। ओके, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस W आपका आ गया जीरो, तो डेल्टा U किसके बराबर होगा? डेल्टा U इक्वल्स टू QV। QV मीन्स हीट एब्जॉर्बेड और हीट लूज एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस जीरो। मीन्स डेल्टा यू ओवरऑल बराबर है आपके पास ओनली QV के बराबर। हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट आइसोबेरिक प्रोसेस। तो ये आपके पास थे इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क के बीच में रिलेशन एंड फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, रिमेनिंग के पार्ट हम अलग लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।